आगे बढ़ेंगे, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं खेल मंत्री संदीप सिंह। ये ओलंपिक्स नहीं हो पाई और 2021 में ये ओलंपिक्स हो रही है और इसमें अच्छा प्रदर्शन करना और कोविड के बीच में से ट्रेनिंग कर कर और ऐसे पोजीशन पर पहुंचना, टॉप 4 में आना। और मैं भी आपसे से पहले काफ़ी लोगों को भी बोल चुका हूं कि मैं फिंगर क्रॉस रख रहा हूं, मिठाई मेडल के बाद ही दूंगा सबको, क्योंकि मेरे लिए क्योंकि बीइंग अ हॉकी प्लेयर, फॉर्मर हॉकी प्लेयर, मैं हमेशा जब तक फाइनल विसल नहीं बजती थी तो मैं मैच की जीत की खुशी नहीं मनाता था। तो मेरे लिए आज भी वेट है। कल लड़कों का सेमीफाइनल है, देन उसके बाद लड़कियों का सेमीफाइनल है। तो 4 तारीख को लड़कियों का है, 3 तारीख को लड़कों का है। तो दोनों मैच के बाद फाइनल्स होंगे, तो फाइनल्स के बाद ही मैं आप लोगों को विद मेडल मिठाई खिलाऊंगा। आप खुद हॉकी के जिस प्रकार से खिलाड़ी रहे हैं, इस मोमेंट पर किस तरीके से खिलाड़ी के मन की भावना होती है, किस तरीके का प्रेशर होता है, इन बधाइयों का भी प्रेशर अपने आप में? देखिए, मोस्टली अगर आपने देखा होगा, मोस्टली खिलाड़ी ऐसे सच ए बिग टूर्नामेंट में सोशल मीडिया से और न्यूज़ से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि 99% जब आप जीत रहे होते हो तो आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, लेकिन उससे आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं दूर जाता है। आपके कई साथियों के साथ मैंने ओलंपिक शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि ये कुछ दिन है, हमें चाहे कैसी भी रिजल्ट आए, हमें अपना फोकस अपने गोल की तरफ रखना है। तो ये मोमेंट सबसे बड़ी मोमेंट है जब हमें अपना फोकस जो है सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ रखना है। हरियाणा की बात करें तो अगर 9 महिलाएं जो हैं, पुरुष हॉकी टीम से तो वो उम्मीद थी कि मेडल आ सकता है, लेकिन महिला हॉकी टीम ने जो परफॉर्म किया, चौंका दिया सबको, इस बारे में देखिए, महिला हॉकी में 9 लड़कियां हमारी हरियाणा की हैं, लेकिन मेरे लिए जो 18 प्लेयर्स हैं वो भारतीय हैं। तिरंगा जो है वो प्रायोरिटी है, कंट्री हमारी प्रायोरिटी है। तो मैं बहुत ये सोच के चल रहा था कि जिस दिन इनकी एक विन हो गई, वो विन इनको बाउंस बैक करेगी। तो इनकी जो पहली विन हुई सेकंड लास्ट लीग मैच में, देन लास्ट लीग मैच में दूसरी विन, और क्वार्टर फाइनल में तीसरी विन, अब चौथी विन इनकी सेमीफाइनल्स में होगी, फिंगर क्रॉस। तो उस चीज़ को लेते हुए इनका बाउंस बैक बहुत ज़रूरी था। और इंडियन मेंस टीम में एक मैच जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लूज़ किया, उससे इनकी जो गलतियां हैं वो मिनिमाइज बहुत हुई हैं। वो मिनिमाइज जो है, जिससे इनको आज देख लीजिए कि टॉप 4 में सेमीफाइनल कल बेल्जियम के साथ खेल रहे हैं, तो ये उसका नतीजा है। जिस तरह से महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी हरियाणा के हैं और उस टीम में भी 3 खिलाड़ी जो है हरियाणा के हैं, तो आपने उम्मीद भी जताई है कि मेडल आएगा। सरकार अपने लेवल पर तैयारी कर रही है कि एक बड़ा फंक्शन किया जाए, इन खिलाड़ियों को यदि मेडल आता है तो एनकरेज करने के लिए क्या विशेष तौर पर कुछ पुरस्कार जो है वो हरियाणा? देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 6 करोड़ गोल्ड का और सिल्वर का और ब्रॉन्ज का जो हमने पैसा ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, और डेफिनेटली इतना बड़े मेडल के बाद स्वागत तो बनता ही है। संदीप जी, जिस तरह से एक मेडल से ज्यादा बड़ी उपाधि होती है जनता के द्वारा दी गई उपाधि, आपको सूरमा कहा गया था, सविता पुनिया को द वॉल की उपाधि दी गई है जनता की ओर से। जिस तरह से 7 पेनल्टी कॉर्नर आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डिफेंड करे, मोनिका मलिक है जिन्होंने डिफेंडर के तौर पर जिन्होंने बेहतरीन काम आज फील्ड में किया, क्या कहेंगे सर इस चीज को लेकर? देखिए, आपने सूरमा की बात की। सूरमा तो मुझे मूवी से नाम मिला है, लेकिन मेरा नाम एक्चुअली में फ्लिकर सिंह था, और वो भी आप लोगों के भाइयों और बहनों के मीडिया के माध्यम से ही मुझे ये मिला है, फ्लिकर सिंह का नाम। तो मैं धन्यवाद तो मीडिया का कहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज अगर हॉकी जगत में या स्पोर्ट्स जगत में मुझे कोई फ्लिकर सिंह कहता है तो मीडिया की वजह से है। दूसरी बात, वॉल, अपने हॉकी में 2 वॉल मैं उनको कहता हूँ, एक तो सिरिजेश और एक सविता, क्योंकि दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप देख लो, कल जब सेमीफाइनल था, आज क्वार्टर फाइनल था, कल लड़कों का और आज लड़कियों का क्वार्टर फाइनल, दोनों में जब बैक टू बैक शॉर्ट कॉर्नर मिल रहे थे, सिरिजेश के सेव्स और सविता पुनिया के सेव, दोनों ने आपको देखो रिजल्ट एकदम से। जब आप अटैकिंग हॉकी खेलते हैं, अटैकिंग हॉकी में हमेशा डिफेंस में गोलकीपर की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि जब भी काउंटर अटैक आता है अपने ऊपर, तो उसमें गोलकीपर की जो सेव होते हैं वो आपको हमेशा बाउंस बैक करते हैं। सर, आने वाले मुकाबले कितने कठिन होने वाले हैं अगर दोनों ही टीम, क्योंकि 2 बड़ी टीम्स को हराकर वैसे तो सेमीफाइनल में दोनों ही टीम्स ने जगह बनाई है, लेकिन अगर आने वाले मुकाबले देखें तो कितना प्रेशर होने वाला है, कितने कठिन होने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड का एक प्रेशर भी है, क्योंकि लंबे सालों बाद, मतलब लगभग 50 दशक बाद महिला हॉकी टीम और 4 दशक बाद जो है पुरुषों की जो टीम है वो यहाँ पहुंची। देखिए,
आपके सवाल से एक मेरे को डायलॉग याद आ रहा है चक दे इंडिया का, 70 मिनट वाला। तो आजकल 60 मिनट की हॉकी है, तो इनके पास सेमीफाइनल में 60 मिनट हैं और जो भी इनकी ज़िंदगी का हॉकी का निचोड़ है वो इसमें 60 मिनट में दें। और एक और चीज़ मैं पॉजिटिव वे में आपको कहना चाहता हूँ कि खोने के लिए कुछ नहीं है इंडिया के पास, जो भी है पाने के लिए है। लोगों के दिल तो जीत चुके हैं, अब सिर्फ मेडल बाकी है। संदीप जी, अपने अंदाज में एक खिलाड़ी के तौर पर, मंत्री के तौर पर नहीं, अब जब जोश के साथ खिलाड़ी जाएंगे, हालांकि आपने कहा कि वो दूर होंगे इससे, चकदे फट्टे या फिर किस तरीके से आप उनको कहना चाहेंगे जो गर्मजोशी के साथ वो देखिए, और ध्यान भी रहे अपना। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्र के, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्लोगन दिया है, चीयर्स फॉर इंडिया। तो मुझे लगता है आप मीडिया के माध्यम से हमें पूरे देश भर में चीयर्स फॉर इंडिया बोलना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी हैं लेकिन हमारे अंदर से भारतीय जो है वो नहीं निकलती है। हम देश के वासी हैं। हमारा कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी गेम का या किसी भी जगह पर कोई भी कुछ चल रहा हो जहाँ पर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हमारे अंदर से गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ, तो मेरे लिए चीयर्स फॉर इंडिया ही एक अच्छा स्लोगन है। सर, ये इंडिविजुअल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे देखते हैं? खासकर हरियाणा के प्लेयर्स की बात करें, अभी तक बहुत कोई ऐसी सफलता लगी नहीं है। कितना हाउसफुल है यहाँ पे? देखिए, अभी रेसलिंग का शुरू होना है, तो उसमें बहुत उम्मीदें भी हैं। और जो मैं अभी हॉकी की टीम के लिए फिंगर क्रॉस कर रहा था, तो वैसे ही फिंगर क्रॉस मैं अपने इंडियन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जो बाकी हैं इंडियन खिलाड़ियों के लिए मैं फिंगर क्रॉस करता हूं। आज अगर हम देखें तो एथलेटिक्स की जो डिस्कस थ्रो की जो महिला है वो, और इवन आने वाले टाइम में अगर हम बजरंग पुनिया का देखें या विनेश फोगाट का देखें, तो वो नामी खिलाड़ी भी हैं। डेफिनेटली उनके मन में कुछ अलग सी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मेरे लिए हर खिलाड़ी के लिए बेस्ट विशेस हम सब दें। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुआ हमारे भारतीय सभ्यता में भी है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुआ इतनी दूर बैठकर अगर हम उनके लिए लेंगे तो वो दुआ पॉइंट्स जोड़ने में बहुत काम आएगी। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मनु भाकर की बात करें, पंगाल की बात करें, वो अनफॉर्चुनेटली सफलता को नहीं मिला। देखिए, कहीं ना कहीं कभी कभी खिलाड़ी ज़्यादा प्रेशर में आने के कारण या कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच के आने के कारण ऐसे मैच लूज़ कर जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्जिन से विन कर सकते हैं। अमित का भी बहुत पहले उसमें एक शॉक, अनएक्सपेक्टेड सी लूज़ मैं मानता हूँ। मैं उसको मतलब ये है कि उनकी यंग एज है, बहुत लंबा कैरियर है, एशियन गेम्स अगले साल है, कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल है, तो मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक बहुत जल्दी करवाएंगे। हरियाणा ने हमें फ्लिकर किंग दिया, 9 खिलाड़ी अभी जो सेमीफाइनल में गए हैं, महिला खिलाड़ी वो हरियाणा से थे। हॉकी का एक अच्छा अपने आप में हब हरियाणा जो है वो नजर आ रहा है इसको लेकर के। तो आने वाले समय में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में आप खेल मंत्री के तौर पर क्या विचार कर रहे हैं, इस सब को देखते हुए, इस प्रदर्शन को देखते हुए? देखिए, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, जब लोकसभा के विधानसभा के जब इलेक्शन थे, तो उन्होंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि मैं हरियाणा को एक स्पोर्ट्स हब बनाऊंगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमारे हरियाणा में अगर हम देखें तो कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं और कई चीज़ें हमने अनाउंस भी कर दी हैं, जैसे कि 4 बड़े रिहैब सेंटर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंजरी होती है, इंजरी के कारण खिलाड़ी अपना स्पोर्ट्स करियर जो होता है वो गिरा देता है और बाउंस बैक नहीं कर पाता। दूसरा, खेलो इंडिया जैसी गेम्स हैं वो होस्ट करना, अच्छी पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए लेके आना, ऑनर के रूप में जो प्रति माह राशि देनी, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, ध्यानचंद अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड हो, तो ऐसे अवार्ड्स के लिए जो राशि है एकदम से 4 गुना कर देना। और साथ ही में ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में पार्टिसिपेट में 5 लाख पहले एक तैयारी के रूप में देना। तो ऐसी चीज़ें स्पोर्ट्स को लगातार करती हैं। और अगर हम ग्रास रूट की बात करें तो नर्सरियों के ऊपर 1000 जो नर्सरियां का परमिशन और वो करवानी, अप्रूवल करवाना, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों में देखें तो उससे कहीं बेहतर हमारा राज्य है।
कर रहा है, और बाकी खिलाड़ी जो हैं दूसरे राज्य के वो भी ये मानते हैं कि काश हम भी हरियाणा के होते और हम भी हरियाणा में पैदा होते, हमें भी ऐसी सुविधाएं मिलती। इसके लिए मैदान हो, कोच हो, अलग देखिए, से व्यवस्था हो, कोच जो की है जो नर्सरी की बात की वो तैयार करने के लिए ये तमाम चीजें तैयार होने के बाद की है। जो कोच हैं वो हमारे लगभग 202 कोच की अप्रूवल हमें मिल गई है, और नर्सरियों के साथ साथ हम कोच भी नए रखेंगे, और इसमें हम मेंटल कोच भी रखेंगे। एक मेरा विज़न था जब मैं इस पद पर बैठा कि हम फिज़िकल फिटनेस भी करवा लेते हैं, डाइट के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा और मेंटल के ऊपर। अगर आपने देखा होगा तो कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों के माध्यम से एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें मेंटल कोच और हमारे डाइटिशियन बहुत ज़रूरी है। डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट से स्पेशल जाकर कुछ लाकर खाना पड़ेगा। हमारे गांव में, हमारे शहरों में जिस तरीके के हमारे घर का खाना होता है उसमें भी हमें कैसे न्यूट्रिशन चुनना है कि हमें कहाँ से प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, कहाँ से मिनरल्स मिलेंगे, कहाँ से हमें विटामिन्स मिलेंगे, और कितने हमें किस गेम के हिसाब से, कितनी बॉडी वेट के हिसाब से हमें कितना चाहिए। तो ये सब न्यूट्रिशन का काम होता है। वो न्यूट्रिशन प्लस हमारे मेंटल कोच जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कोचिज़ को ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे बच्चों को जब अच्छा कंपटीशन हो उसमें हम कैसे अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को फोकस करें। क्योंकि अगर आपने देखा होगा एक पीछे हमारे दंगल गीता और बबीता फोगाट्स की सिस्टर्स की एक पीछे सुसाइड उन्होंने किया था गुड़िया ने, तो उसका जो मैंने कारण और जिसका जो मैं से पूछा बबीता जी से भी और गीता जी से, तो उन्होंने यही कहा कि वो मैच लूज़ कर गई थी यंग एज में, तो उसका एक कारण हमें पता चला है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे हादसे जो हैं कहीं ना कहीं हमारा मेंटल टफनेस जो है वो ज़रूरी है। अभी अमित जी की आप बात कर रहे थे, मनु भाकर की बात कर रहे थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें अपने आप को हर चीज़ से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए मेंटल टफनेस की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम ये कोच रख रहे हैं। ग्रास रूट के ऊपर जो मैदान है उसके ऊपर हमारे जो पहले मैंने वेरी फर्स्ट सेशन में विधानसभा में मैंने ये कहा था कि हमने फील्ड बनाने हैं, ना कि स्टेडियम बनाने हैं। और फील्ड बनाने के लिए अब हमारी तैयारी जो है वो फील्ड को मेंटेन करने की, और फील्ड के अंदर हमारा रख रखाव कैसे होगा और उसको कैसे तैयार किया जाएगा, उसके ऊपर हमारा बजट का और उसके ऊपर ही काम चल रहा है। क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जो मैदान आज की डेट में हमारे पास हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास, उसका रख रखाव और उसको सही तरीके से करना है। क्योंकि पहले कई ऐसे बन चुके हैं पंचायत के अंदर या शहरों के अंदर, लेकिन वहाँ पर मेंटेन करने के लिए हमारे पास कभी हम गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले हमेशा हम पूछते हैं कि इसकी माइलेज कितनी है, इसका मंथली मेंटेनेंस खर्चा कितना है। तो पहले इस चीज़ को हमने नहीं सोचा, लेकिन जो हमारे पास आज तैयार है इंफ्रा, उसको कैसे हमने संभालना है और उसको किस तरीके से हमने आगे बढ़ाना है, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू हम 4 जोन हमने बनाए हैं, तो उसी तरीके से हम मेंटल और डाइटिशियन रखेंगे जिससे कि ये चारों जोन को कवर किया जाए। 202 बेड तो कुल है या इससे अलग है? 202 के बीच में है। 202 के बीच में। इसके दौरे पर आप थे जी, कुछ खामियां पाई गई, कुछ अधिकारी और कर्मचारी आपने जो है सस्पेंड किए, क्या खामियां था? देखिए, पेहवा मेरे हलके के अंदर, नगर पालिका के अंदर काफ़ी गड़बड़ी नज़र आ रही थी, स्पेशली सफाई को लेकर। और एक सफाई भी है, और प्लस क्योंकि आजकल बारिश का महीना है, आप सबको पता है, और इसमें पानी खड़े होना, सफाई कहीं ना कहीं कचरा फंस जाता है, तो वो पानी ब्लॉक हो जाता था। दूसरा, जितने भी डाक हैं वो लगभग जनवरी से पेंडिंग पड़े थे, और वहाँ के जेई हैं जो उसको बिल्कुल भी निकालते नहीं थे, देखते नहीं थे, तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो मैंने आज जब पहुंचा, सारा मैं दौरा करता रहता हूं, तो जब मैंने आज उसमें वहां पहुंचा तो पहले तो वो ऑफिस में नहीं थे ऑन टाइम। 9 बजे का टाइम होता ऑफिस का, 9 बजे भी नहीं थे। मैं एग्जैक्ट 9:02 पर वहां पहुंचा, तो मैंने देखा कि ना तो वो जेई थे, ना एसआई थे जो सफाई का जिनके पास चार्ज है, और ना ही बेलदार थे। तीनों को ऑन द स्पॉट कार्रवाई करने के लिए और स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए बोला गया है, क्योंकि उन्हीं के कारण पूरा शहर की देखरेख होनी है। अगर वही ऑन टाइम नहीं आ रहे हैं तो शहर की आज की, क्योंकि पब्लिक को हमेशा इतनी सुविधा तो मिलनी चाहिए कि वहाँ की चाहे बारिश हो, चाहे कोई भी मौसम हो, उनका कहीं ना कहीं गंदगी से दूर रहें,
प्लस उनके जो निजी काम होते हैं घर के